अप्पा को कॉफी दे आओ शरण्या, शायद उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाए। हद करती हो अम्मा, मैं मनाऊं उन्हें। एक तो मेरी पसंद के लड़के से शादी से इनकार कर दिया, ऊपर से अपने फ्रेंड के बेटे को यहाँ हफ्ते भर रहने को बुला लिया। मुझे पता नहीं है क्या कि ये सब हो क्यों रहा है। नाराज तो मुझे होना चाहिए और मुंह फुलाकर वो बैठे हैं। शरण्या जिद नहीं बेटा, उन्होंने जो किया वो सोच के ही किया होगा। और उनके फ्रेंड का बेटा तो यहाँ, ये तो सच में हद है माँ। शरण्या माँ की पूरी बात सुने बिना ही झीकती हुई पापा को कॉफी देने चली गई और दी क्या ठप से उनकी मेज पर कॉफी का गिलास पटक कर सीधी वो तो घर से बाहर ही निकल गई। शरण्या बचपन से ही अर्जुन को पसंद करती थी। दोनों साथ साथ पहले स्कूल और फिर कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़े थे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को साफ सीधे लफ्जों में प्यार का इजहार नहीं किया था, फिर भी अर्जुन की नजरों से, बातों से, शरारतों से हर समय उसके अबोले प्यार की खुशबू बेअख्तार आती रहती थी। शरण्या अर्जुन के माथे पर लहराती आवारा लटों से लेकर उसके भोलेपन और सादगी जैसी हर बात पर फिदा थी। उसे अर्जुन के साथ बहुत ही सहज, सेफ और कंफर्टेबल महसूस होता था। वो काफी दिनों से सोच भी रही थी कि मम्मी पापा से बात करे इस बारे में, क्योंकि उसका कॉलेज खत्म हो चुका था। अब तो रिश्ते भी आने लगे थे उसके लिए। इसी परेशानी को समझते हुए उसने कनाडा में बसी अपनी बड़ी बहन लावण्या से अर्जुन के बारे में बात भी करी थी। और असल प्रॉब्लम तो उसके बाद ही शुरू हुई थी। लावण्या अर्जुन को अच्छी तरह से जानती थी, पर उसे अर्जुन इतना पसंद नहीं था शायद जितना कि शरण्या को था। लावण्या ने ना जाने किस ढंग से बात की पापा और मम्मी से कि उन्होंने तुरंत ही उसके लिए आए हुए रिश्तों पर सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। क्या हुआ शरण्या, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? मुझे पहले ही बुला लिया होता यार। यहाँ अकेली बैठी परेशान हो रही है तू। गायत्री ने जब पीछे से उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी तो बहुत देर से दिल में घुटी घुटी रुलाई तेज सिसकी के साथ फूट पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि कब तक वो गायत्री की गोद में मुंह छिपाकर सिसकती रही। गायत्री, मैं क्या करूं अब? अप्पा अभी तो कुछ सुनने की हालत में नहीं है और अर्जुन से भी क्या पूछूं अब, जब मेरे घर वाले ही राजी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, सुन मेरी बात, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा शरण्या। गायत्री आंसुओं से भीगे शरण्या के सांवले चेहरे पर इधर उधर भटकी हुई सी भीगी काली काली जुल्फों को कानों के पीछे करती हुई पुचकारने लगी। उसे भी कहाँ समझ आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। शरण्या की बात भी सही थी, जब उसके घर वाले तैयार ही नहीं थे इस इंटरकास्ट और इंटर स्टेट मैरिज के लिए, तो वो अर्जुन से भी क्या पूछे, क्या कहे। शरण्या एक दक्षिण भारतीय रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखती थी। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे और माँ लड़कियों के स्कूल में शास्त्रीय संगीत और नृत्य सिखाती थी। वो खुद भी गांव के ही एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थी। उसके पिता ने कभी भी अपनी दोनों बेटियां लावण्या और शरण्या को पढ़ाने लिखाने और नृत्य संगीत की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने लावण्या से बात की थी ना, तो उसने अंकल को कुछ नहीं बताया अब तक? उसी के बताने का तो ये अंजाम है गायत्री। पता नहीं उसने किन शब्दों और लहजे में ये बात पापा को बताई। चुगलखोर कहीं की। तुम ही कहो, मैंने कभी उसकी शादी के मामले में टांग अड़ाई थी अपनी? गायत्री को हंसी आ गई ये बात सुनकर। इन दोनों बहनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। लावण्या की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पापा ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से अपनी बिरादरी में जानकर लोगों में ही की थी। तब शरण्या सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। तुम हंस क्यों रही हो? वो इसलिए जान मेरी कि तुम अगर लावण्या की शादी में टांग अड़ाते भी तो एक 12 साल की बच्ची की छोटी सी टांग को देखना किसने था। इस बार शरण्या भी मुस्कुराई थी। अच्छा अब घर चलो, सब फिक्र करते होंगे तुम्हारी। और फिर निक्की का भी तो सोचो, वो तो तुम्हारे बिना सबकी नाक में दम कर देगी। हाँ, शादी के 2 साल बाद ही लावण्या के डॉक्टर पति की नौकरी कनाडा में लग गई और वो वहीं सेटल्ड हो गई थी। पहले पहल साल 2 साल में ही वो यहाँ आती थी, पर हाँ 3 साल पहले वो अपनी 5th में पढ़ने वाली बेटी का एडमिशन यहाँ जरूर करवा गई थी, क्योंकि कनाडा में निक्की उन दोनों के बिजी होने के कारण बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। जबकि यहाँ तमिलनाडु में आकर अपने नाना नानी और शरण्या मासी के साथ उसे बहुत ही अच्छा लगता था। आज घर में जमकर सफाइयां हो रही थी सुबह से। मम्मी के बनाए हुए स्पेशल रसम, इडली और मैसूरी डोसे को सोच सोच कर शरण्या और निक्की के मुंह में पानी भरा जा रहा था। शाम को पापा के फ्रेंड का बेटा आने वाला था, जिसे पापा ने लावण्या से बात करने के बाद हफ्ते भर को अपने घर पर रुकने को बुला लिया था। वो कौन था, क्या था, कहाँ से आ रहा था, क्यों आ रहा था,
शरण्या को कुछ पता ही नहीं था और उसने गुस्से में पिछले 3 दिन में ये सब कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की थी। गायत्री ने कल पूछा भी था कि कौन है ये बंदा, नाम क्या है। मुझे नहीं पता, पापा के फ्रेंड का बेटा है। नाम का क्या है, होगा कोई वेंकटेश्वर या सुब्रमण्यम। और रहेगा कहाँ, निक्की के कमरे में, और निक्की मेरे कमरे में, वरना मम्मी ने तो हफ्ते भर के लिए मेरा कमरा ही उसे देने का प्रोग्राम बना लिया था। गुस्सा तो शरण्या को बहुत ही आ रहा था अब आने वाले अजनबी मेहमान पर, लेकिन उसने पापा मम्मी से गुस्से में जो बोलचाल बंद कर रखी थी, इसलिए अब वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। शाम होते ही पापा बाहर चले गए थे और जब देर रात तक नहीं लौटे तो शरण्या को मम्मी से पूछना ही पड़ा, आया नहीं अभी तक पापा के फ्रेंड का बेटा। फ्लैट तो आ चुकी होगी अब तक, पर एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में भी तो समय लगता है ना बेटा। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं डिनर करा दूंगी तुम्हारे पापा और रोहन को। रोहन? कौन रोहन? रोहन तुम्हारे पापा के फ्रेंड शंकर अंकल का बेटा। और कौन? तुमने बहुत पहले देखा था उसे, इसलिए याद नहीं होगा तुम्हें। वही तो आने वाला था कनाडा से 1 हफ्ते के लिए, और आ क्यों रहा है वो। डिंग डोंग, दरवाजे की डोरबेल की आवाज ने माँ बेटी की 1 हफ्ते बाद शुरू हुई बात का तारतम्य तोड़ दिया। शरण्या ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। आओ रोहन आओ, अपना ही घर समझना और कोई फॉर्मेलिटी और हिचक मत रखना अपने मन में। पापा ने घुसते घुसते ही सारी हिदायत दे डाली आने वाले मेहमान को। शरण्या का फूला हुआ मुंह देख पापा ने उस समय उसे रोहन से इंट्रोड्यूस करवाना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब वो पानी लेकर आई तब उसका सामना हुआ रोहन से। एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का मालिक और बहुत ही शांत मिजाज लग रहा था देखने से तो। रोहन, ये हमारी छोटी बेटी है शरण्या, लवण्या की छोटी बहन। ये एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करती है। मतलब 2 बातें तो क्लियर थी कि ये बंदा लवण्या को जानता था और कनाडा से आया था, पर क्यों? खैर ये भी पता चल ही जाएगा। शरण्या को संतुष्टि हो गई थी इसे देखकर, क्योंकि ये इंसान ऐसा लग रहा था जिससे शायद वो अपने मन की बात कह सकती थी। अर्जुन के बारे में उसे बताकर उससे हेल्प भी ले सकती है, जैसा कि शरण्या को उम्मीद थी। पापा ने सुबह सुबह ही उसे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि रोहन को आसपास का इलाका और मंदिर में दर्शन कराकर ले आना। शरण्या अंदर तक सुलग उठी थी। उसे आए हुए भी अभी चंद घंटे नहीं हुए हैं और पापा ने मुझे इसके आगे पीछे घूमने की नौकरी पर लगा डाला है। हद है, अब कहाँ गए इनके सारे संस्कार। लड़के और लड़की के बीच सीमा और गरिमा के उल्लंघन का ज्ञान खुद ही अपनी बेटी को ऑफर किए जा रहे हैं एक जवान जहान लड़के के सामने, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विदेश से आया है। अमीर भी होगा ही, अच्छी नौकरी भी होगी इसे, सबसे बढ़कर कि ये उनकी लाडली लवण्या की पसंद है, सिर्फ इसलिए ही ना। नहीं तो ये भी तो तमिल नहीं है, फिर इसे क्यों पसंद किया जा रहा है मेरे लिए। ठीक है अप्पा, मैं ले जाऊंगी उसे देवी दर्शन के लिए। गायत्री को भी बोल दिया है मैंने, वो भी साथ चलेगी हमारे। कमाल है, पापा ने शरण्या की इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वरना ऐसी स्थिति में तो लड़के लड़की को अकेले घूमने फिरने का मौका दिया जाता है। लगता है लवण्या ने पापा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी होगी। थोड़ी देर बाद अम्मा के हाथ के बने चावल रसम और कॉफी डकारने के बाद शरण्या रोहन को लेकर मंदिर की ओर चल दी। बीच रास्ते में उन्हें गायत्री भी मिल गई। एक छोटे से परिचय के बाद वो तीनों मंदिर तक पहुंच गए थे। लगता था रोहन ने पहली बार इतने ऊंचे ऊंचे आकर्षक रंग बिरंगे मंदिर और उनकी लुभावनी मूर्ति कला देखी थी। तभी तो उसकी नजरें मंदिर के शीर्ष पर बनी मूर्तियों और ऊंचे ऊंचे लंबे चौड़े गलियारों से हटी नहीं रही थी। यार है तो स्मार्ट, तमिल का तो नहीं लगता है फिर। तो मुंह बंद रखो यार, पहले ही दिमाग खराब है मेरा इसे देख देख कर। क्यों दिमाग क्यों खराब है? कितना स्मार्ट तो है, अमीर भी लगता है। तभी तो मेरे पास एक भी कारण नहीं है इसके लिए मना करने को। तभी तो सोच रही हूँ कि क्या करूँगी क्या कहूँगी। जब रिश्ते के लिए मना करना होगा तो कोई तो वजह हो यार, कोई तो वजह पैदा करो। अभी शरण्या और गायत्री बात ही कर रही थी कि सामने से रोहन आता हुआ दिखाई दिया। सफेद धोती में ऊपर के हिस्से पर भी सफेद दुसाला सा ओढ़ा हुआ था उसने। सिर से पैर तक पानी से तरबतर, लगता था कोई प्रण लिया था इसने या कोई मन्नत मांगी थी देवी के सामने। इस समय उसे देखते ही कोई भी साफ तौर पर कह सकता था कि यहाँ का ही बासिंदा था। यहाँ का मतलब इसी मिट्टी का, यहीं का पला बड़ा, यहीं इसी दक्षिण भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ। पल भर के लिए तो क्या गायत्री और क्या शरण्या अपनी पलकें झपकाना ही भूल गईं। यार क्या लग रहा है ये, मेरा मतलब पक्का तमिल लग रहा है ना? लग तो रहा है,
पर यार क्यों लग रहा है? हटा ऐसे मेरी आंखों के सामने से गायत्री। गायत्री को शरण्या का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा चल इतना तो बता कि अब मैं करूं क्या? मेरी मान तो भगवान का नाम ले और पहला मौका मिलते ही इसे अर्जुन के बारे में बता दे, ताकि जो भी इसका दिल विल सपने वपने टूटने हैं वो अभी टूट जाएं। बात तक खींचेगी तो इस बेचारे को भी ज्यादा दुख होगा ना। हाँ पर एक बात तो बता गायत्री, तुझे क्यों इस बेचारी की परवाह हो रही है? तू मेरी दोस्त है या इसकी? दोस्त तो मैं तेरी ही हूँ यार। अच्छा चल अभी ये आ ही रहा है हमारी ओर, तू पहले मौके में ही चौका मार दे और सब बता डाल इसे। ऑल द वेरी बेस्ट। रोहन कपड़े बदलकर वापस अपने पहले वाले रूप में आ चुका था और उन्हीं की तरफ बड़ा चला आ रहा था। अप्पा ने कहा था तुम्हें थोड़ा घुमाना भी है, बताओ कहाँ चलोगे? पास में एक पार्क है, वहां चलना चाहोगे तुम? ओके। कंधे उचकाते हुए रोहन ने बेपरवाही से बोला, जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी और वो हर जगह चलने के लिए तैयार था। रोहन इधर नहीं उधर। सरन्या ने उल्टी दिशा में उंगली से इशारा किया और रोहन फिर उसी बेपरवाही से दूसरी ओर मुड़ गया। बड़ी देर तक पार्क में एक ही बेंच पर बैठा बैठा न जाने वो क्या ही सोचे जा रहा था। यार ये तुझ में इंटरेस्टेड है भी, मुझे तो लगता है इस पर भी ये रिश्ता जबरन थोपा जा रहा है। वरना देखना, एक भी बार ना तो इसने तेरी ओर नजर उठाकर देखा है और ना ही तुझसे बात करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, एक दो बार तो इसने देखा है मेरी तरफ। हाँ हाँ, जब तेरा मुंह दूसरी तरफ था ना तब देखा था इसने मुझे। पर हाँ, लग तो मुझे भी कुछ अजीब सा रहा है। शायद ये बातें कम करता होगा। पहले तो तू एक बात बता मुझे, तू यहाँ बैठी यही सोच रही है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, या फिर ये सोच रही है कि उसे अपने पीछे कैसे लगाया जाए? बात तो सही थी गायत्री की। इस समय शरण्या कुछ कंफ्यूज थी शायद, तभी तो उन पॉइंट्स पर फोकस कर रही थी जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि रोहन उसमें इंटरेस्टेड है, या फिर शायद ये खूबसूरत, अक्लमंद और मल्टी टैलेंटेड लड़की के अहम पर चोट थी कि एक लड़का खूबसूरत से पार्क में बैठा हुआ उसको रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा है। अब बता भी चाह क्या रही है? उसे भगाना है या पास बुलाना है? भगाना है। ये बात कहते हुए कुछ जोर सा लगाना पड़ा था उसे अपनी आवाज को। सच बात तो ये है कि जैसे दुकान पर जाकर हम सैकड़ों चीजों में से दो तीन का सिलेक्शन तो झट से कर लेते हैं, पर फिर उन तीन में से एक को चुनना बड़ा भारी काम होता है। यही काम रिश्तों के साथ भी हो जाता है कई बार। दो लोग इतने करीब टक्कर के मिल जाते हैं कि उनमें एक के साथ होना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अब चीज हो तो कोई दोनों भी खरीद ले, पर रिश्ते का क्या करे कोई? तो फिर चल अभी बता दे उसे अर्जुन के बारे में। हाँ तू भी आजा मेरे साथ। थोड़ी देर में ही दोनों रोहन के सामने खड़ी थीं। एक बात बताओ, तुम तो तमिल के नहीं हो ना? फिर तुमने मंदिर में हमारी जैसी पूजा क्यों की? तुम्हें किसने कहा कि मैं तमिल नहीं हूँ? मेरे अम्मा अप्पा दोनों यहीं के हैं, पर वो शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए थे। मैं वहीं रहा हूँ सारी जिंदगी, इसीलिए यहाँ का कल्चर मेरे लिए नया है और मैं यहाँ की मिट्टी के लिए अनजान हूँ। गायत्री और शरण्या दोनों हैरान थीं रोहन की बात सुनकर। शरण्या ये तो तमिल का भी है, तभी तो तेरे अप्पा को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरी मान एक पल भी देर ना कर, अब चल बता दे सब कुछ एक ही सांस में से। शरण्या ने देखा रोहन फिर से पहले की तरह शांत होकर बड़ी तन्मयता से आसपास देख रहा था। अच्छा रोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। दरअसल मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए साफ साफ ही कहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसलिए तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या? लेकिन मैं तो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसका नाम अर्जुन है और हम दोनों पिछले कई साल से स्कूल कॉलेज में साथ साथ ही पढ़ते रहे हैं। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों? मैं जानती हूँ रोहन, ये सब बातें मुझे अपने पापा को बतानी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस समय वो मेरी कोई बात सुनेंगे। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अगर कोई भी बहाना बनाकर मुझसे शादी से इनकार कर सको तो मेरे लिए अर्जुन से शादी करना आसान हो जाएगा। इस समय रोहन बिना रुके बोलती हुई शरण्या को हैरानी से इस तरह घूर रहा था जैसे वो कोई पागल हो जो कुछ भी अनाप शनाप बकवास किए जा रही हो। देखो मैं मानती हूँ कि तुम इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए, मतलब मुझसे शादी करने के फैसले के लिए ही आए हो, पर मैं मजबूर हूँ और मैं अर्जुन को इतना पसंद करती हूँ कि तुम्हें या किसी और को इस जीवन में तो कभी भी पसंद नहीं कर पाऊंगी शायद।
शट अप, चुप करो तुम, ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं क्यों तुमसे शादी करने लगा? मुझे क्या पड़ी है कि तुम अर्जुन को पसंद करती हो या करण भीम या किसी कृष्ण को? कुछ पता भी है मैं कनाडा से यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ अपने पिता की अस्थियां प्रवाहित करने आया हूँ, जिनका भी पिछले ही हफ्ते देहांत हुआ है। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना और दान करने आया हूँ, और कुछ रूठे हुए रिश्तों को मनोहार से मनाकर फिर से जोड़ने आया हूँ। लेकिन तुम न जाने इतनी देर से क्या बकवास किए जा रही हो। दोनों लड़कियां शांत से दिखने वाले रोहन का रौद्र रूप देखकर हक्की बक्की रह गई थीं। अब तो दोनों के मुंह से आवाज भी फुसफुसाहट के रूप में निकल रही थी। शरण्या, ये क्या कह रहा है? ये तो तेरे लिए आया ही नहीं है। तूने अपने साथ साथ मेरी भी फजीहत करवा डाली बेकार से। सारी यार, अब तो मुझे भी बहुत शर्म आ रही है। इसने अगर घर पर ये सब बातें बता दी तो मैं अप्पा अम्मा को भी फेस नहीं कर पाऊंगी। अब क्या घुसर फुसर कर रही हो तुम दोनों? बताओ मुझे। कल रात से अभी तक मैंने तुमसे एक भी ऐसी बात कही कि तुम्हें लगे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ? बात तो छोड़ो, मैंने तो तुम्हें ढंग से देखा तक नहीं, और तुम न जाने क्यों दिन में ही सेक चिल्ली की तरह सपने देखने में लगी हुई हो। शरण्या को लग रहा था कि बात और बेइज्जती कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसलिए उसने कान पकड़ने में ही भलाई समझी। सॉरी सॉरी रोहन, सच में सॉरी, बिल्कुल बड़ा वाला सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। असल में अप्पा और अम्मा से मैं पिछले एक हफ्ते से नाराज थी, क्योंकि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे में जब मुझे पता लगा कि तुम एक हफ्ते रहने आ रहे हो हमारे घर, तो मुझे लगा जाल मेरे लिए ही बिछाया जा रहा होगा। सॉरी, प्लीज तुम ये बात किसी को नहीं बताना, वरना मेरी बहुत डांट पड़ेगी। मजाक बनेगा सो अलग। उसे इस हालत में देखकर रोहन का गुस्सा छूमंतर हो गया, और वो मिनट भर में ही एकदम सहज हो गया। दोपहर तक शरण्या और रोहन घर आ चुके थे और अम्मा के हाथों की बनी नारियल चटनी के साथ डोसा खाने में मशगूल थे। माँ का प्यार रोहन पर कुछ ज्यादा ही बरस रहा था। इस समय शरण्या को इस बात पर ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था। दोपहर के खाने के बाद शरण्या निक्की को साथ लेकर सोने चली गई। जब शाम को उसकी आंख खुली तो देखा घर में रोहन को लेकर ढूंढ मची हुई है, और वो महाराज देर रात तक लौटा तो सबने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और पलकें भीगी हुई। शरण्या को उसकी उतरी हुई सूरत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो इस अनजान जगह पर कहाँ था और क्या हुआ था उसके साथ। लेकिन पापा ने उसके साथ ड्राइंग रूम में ही अपना पलंग बिछवा लिया और उससे बातें करने लगे। शरण्या ने खाना परोसने के बहाने उनकी बात सुनने की कोशिश की, पर माँ ने उसे निक्की के पास भेज दिया और खुद खाना परोसने चली गई। शरण्या के पेट में रोहन से जुड़ी सारी बातें जानने का दर्द बड़ी जोर से उठने लगा था। जैसे ही निक्की सोई, उसने तुरंत ही गायत्री को फोन मिलाया। यार सुन, कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। आज तो वो बहुत ही अपसेट लग रहा है। सच पूछूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसे ऐसे देखकर। क्यों, क्या हुआ अर्जुन को? क्या अर्जुन, उसे क्या होना है? वो तो अपने कजिन की शादी में दिल्ली गया हुआ है, मजे ही कर रहा होगा। तो फिर कौन अपसेट है इतना, जिसे तुमसे देखा नहीं जा रहा है भाई? अरे रोहन, पता है वो शाम को कहीं चला गया था, और जब लौटा उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे कि रोया हो। तुम पागल तो नहीं हो शरण्या, या फिर मुझे पागल करने की कोशिश में हो? अर्जुन की बातें करते करते ये अचानक रोहन कहाँ से आ गया पिक्चर में? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? यार मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो तुम फोन रखो अभी। शरण्या फोन रखते ही मम्मी के कमरे में पहुंची और उन्हें तेल की शीशी पकड़ाते हुए अपने लंबे बाल खोलकर उनके सामने बैठ गई। मम्मी, एक बात बताओ, ये रोहन को क्या हुआ है? कहाँ गया था ये? क्यों, तुम्हें क्या करना है कि वो कहाँ गया था और उसे क्या हुआ है? कल तक तो तुम उसके नाम से भी चिढ़ रही थी। बताओ ना माँ, प्लीज 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 माँ। शरण्या माँ की बाहें पकड़कर जबरदस्ती उन्हें पेड़ की डालियों की तरह हिलाने लगी। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रोहन के मम्मी पापा दोनों ही तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त हैं। वो तीनों ही लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शरण्या ध्यान से इस तरह सुन रही थी जैसे किसी सुपरहिट मूवी की स्टोरी हो। तुम्हारे पापा पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अगर समय समय पर रोहन के मम्मी पापा ने रुपए पैसे से उनकी मदद ना की होती तो इसीलिए तुम्हारे पापा उन्हें सारी ही जिंदगी बहुत ही मानते रहे हैं। और ये कि जब साथ साथ पढ़ते पढ़ते रोहन के मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार कर बैठे और पूरा गांव और समाज उनका दुश्मन हो गया, तो तुम्हारे पापा ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर में उनकी शादी कराई, और तब तक उन्हें अपने घर में छुपा कर रखा जब तक कि उनका विदेश में रहने का बंदोबस्त नहीं हो गया।
सच में अम्मा, और बताओ ना। और ये कि जब लावण्या शादी के बाद माधव के साथ कनाडा में बसने के इरादे से पहुंची, तो रोहन के मम्मी पापा ने उनकी बहुत मदद की थी। यहाँ तक कि निक्की के पैदा होने के समय भी रोहन की माँ वैष्णवी ने लावण्या को बिल्कुल माँ की तरह संभाला था, क्योंकि उस समय हम लोग वहां नहीं पहुंच सके थे। ये सब मुझे क्यों नहीं पता मम्मी? वो इसलिए बेटा, क्योंकि निक्की की पैदाश के समय तुम केवल 13 साल की बच्ची थी। तुमसे ये सब डिस्कस नहीं किया जा सकता था ना। मम्मी ने सारण्या के बालों में तेल लगाते लगाते उसके बालों को पीछे की ओर खींचा। मम्मा छोड़ो ना, बाल दुखता है। अच्छा ये बताओ कि आज इसे क्या हुआ है? बेटा हुआ होगा कुछ, हमें क्या, तुम्हारे अप्पा देख लेंगे ना। अभी अभी इसके पापा की डेथ हुई है। मम्मी भी काफी बीमार है इसकी, इसीलिए भी परेशान हो सकता है ना। वैसे तुम इतनी खोजबीन क्यों कर रही हो? सारण्या ने कुछ जवाब नहीं दिया इस बात का, और उसकी जिज्ञासा भी अभी शांत नहीं हुई थी। वो सोच चुकी थी सुबह जल्दी उठकर सीधे रोहन से ही सारी बात पूछेगी। रात भर बेचैनी से करवटें बदलती सारण्या की आंखों में नींद कहीं जाकर सुबह के 4 बजे आई। 2 घंटे बाद ही दुश्मन अलार्म बज गया। अलसाई सी आंखों ने एक बार कहा, सो जाओ सरन्या, पर मन में उठती रोहन की रोती हुई लाल आंखें चिंता ने कहा, तुमको उठना ही होगा। उठोगी तभी तो कारण जान पाओगी। सरन्या ने देखा, कॉफी का ग्लास हाथ में लिए रोहन विचारों के भंवर में डूबा घर के बाहर हरी घास पर चहलकदमी कर रहा है। तुमसे एक बात पूछूं? नहीं। अरे नहीं कैसे? इतना स्पष्ट मना भी कोई करता है भला? खैर, मम्मी ने मुझे कल तुम्हारे मम्मी पापा की शादी और उनके कनाडा में सेटल होने की स्टोरी बताई थी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ किसे मनाने आए हो? तुम्हें क्या लेना देना है इससे? रोहन का मन इस समय बिल्कुल भी बात करने का नहीं था, पर सरन्या को शायद अभी भी सब कुछ जानने की जिद सी हो गई थी। नहीं, लेना देना कुछ नहीं, पर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो मुझे। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। दोस्त? और मुझे बताओगी तुम कि हम ये दोस्त कब बने हैं वैसे? अच्छा, दोस्त ना सही, इंसान सही। ये स्टेटमेंट कैसी रहेगी कि इंसान ही इंसान के काम आता है? रोहन ने झल्ला कर देखा सारन्या की ओर, जो कि कंधे और आंखें उचकाती हुई उसी की ओर देख रही थी। वो समझ गया कि अपनी मम्मी से आधी अधूरी बात सुनकर ये पूरी बात जानने के मूड में आ चुकी है। अच्छा, क्या जानना चाहती हो तुम? बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? कल कहाँ गए थे? उदास क्यों थे इतना? मेरी मम्मी पापा ने उस जमाने में समाज के कड़े विद्रोह के बावजूद लव मैरिज की थी। वैसे तो उन दोनों के ही घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, फिर भी मेरे दादा दादी ने मेरे जन्म के बाद उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। पर मेरी मम्मी मेरे नाना नानी के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसती रहीं। उनके माता पिता ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। रोहन की आंखें फिर भीगने को आतुर हो गई थीं। सरन्या, मैंने अपनी मम्मी को हमेशा एक अफसोस, एक अपराध बोध में जिंदगी गुजारते हुए देखा है। पापा के जाने के बाद तो वो खुद को और भी ज्यादा दोष देने लगी हैं। मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि कैसे भी करके नाना नानी की जिंदगी में उनको पहले वाली जगह, पहले वाला प्यार और मान सम्मान दिलाकर रहूंगा। तो मेरा मतलब कि कहाँ रहते हैं तुम्हारे नाना नानी? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ रोहन। सबसे पहले तो हम उनका पता लगाते हैं। तुम्हारे पापा ने उनका एड्रेस पहले ही बता दिया है मुझे। वो पड़ोस के ही गांव में तुम्हारी बुआ अम्मा के बाजू वाले घर में रहते हैं। क्या? वो कृष्णन फैमिली? अरे वो लोग तो अच्छे खासे झगड़ालू लोग हैं, कभी बुआ अम्मा से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हाँ, घर के दोनों बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं, वो झगड़ालू नहीं हैं। उनकी परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। असल में वो आज तक मेरे मम्मी पापा की शादी में तुम्हारे पापा के अहम योगदान को भूले नहीं हैं, और तुम्हारी बुआ अम्मा से भी इसी बात का झगड़ा है कि वो तुम लोगों की रिश्तेदार हैं। ओह, अब समझी। तो कल शाम तुम वहीं गए थे? तुम्हारे दोनों मामाओं ने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी? नहीं, मैंने झूठ बोला कि किसी को ढूंढ रहा हूँ, और भटकते भटकते इस गांव में आ गया हूँ। इसके बाद नानी ने कुछ नहीं पूछा, मुझे अंदर ले जाकर कॉफी पिलाई, खाना खिलाया, मेरे चेहरे को ध्यान से देखते हुए बहुत सी बातें भी की, और मेरे सर पर प्यार से हाथ भी फेरा। फिर तुम दुखी क्यों थे? ड्राइंग रूम में मेरी मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। पूछने पर बताया कि सालों पहले गुजर चुकी थी उनकी इकलौती बेटी सरन्या। मेरी माँ ने पिछले 25 सालों में उन्हें पल पल अपनी यादों में जिंदा रखा, और उन लोगों ने मेरी माँ के कनाडा जाते ही उनका श्राद्ध कर दिया। गंगा नहा लिए वो।
शरण्या को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। वो रोहन के दर्द का अंदाजा अब आसानी से लगा सकती थी। पता नहीं क्यों इस समाज में दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास, जिसे लोग प्यार कहा करते हैं, के नसीब में दुख ही दुख क्यों है। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई इंसान अपने प्यार को पाने के लिए कुछ नियम, कुछ बंदिशें, कुछ दीवारें तोड़कर अपनी जिंदगी खुशी से जी ले। आखिर प्यार ही तो किया है। अब क्या ये इतना बड़ा जुर्म है, गुनाह है कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से ही हमेशा के लिए ही निकाल दिया जाए, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाए? तुमने कुछ सोचा रोहन, क्या करना है अब? नहीं। गुड। तो चलो खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने सोच लिया है। चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो। क्या तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या कभी कभी? बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी करने लग जाती हो। रोहन, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। खैर मैं तुम्हें बताती हूँ हमें क्या करना है। देखो, हम बुआ अम्मा के घर चलेंगे रहने, और मैं कहूँगी तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली के भाई हो, शहर से कुछ समय के लिए आए हो और यहाँ के किसानों पर कोई रिसर्च कर रहे हो। कहो कैसा रहेगा? आइडिया सच में बहुत ही गजब का था शरण्या का। वैसे भी कल रोहन किसी को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था, तो किसी को भी शक नहीं हो सकता। अरे भाई, जिसे ढूंढता हुआ पहुंचा वो लड़की पड़ोस के गांव की शरण्या भी तो हो सकती है ना। पर तुम बुआ अम्मा को क्या कहोगी? क्यों रुकना है उनके घर? लो, ये कौन सी नई बात है? उनके घर तो मैं कभी भी रुकने चली जाती हूँ, 15-15 दिन भी। मेरे अप्पा की बड़ी बहन है, विधवा हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल अकेली ही रहती हैं। अब चलो भी, तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हें वहां तक पहुंचाना मेरा काम है और उन्हें पटाना यानी कि मनाना तुम्हारा काम है। रोहन ने भी ज्यादा समय नहीं लगाया सामान उठाने में, बल्कि वो शरण्या से भी कम समय में तैयार हो गया था। मम्मी पापा भी हैरान थे शरण्या का इंटरेस्ट और फुर्ती देखकर, क्योंकि वो दूसरों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। पर इस बार पता नहीं क्यों इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रही थी। खेतों के बीच से निकालते निकालते शरण्या पैदल ही ले गई थी रोहन को। दोनों गांव के बीच में खड़े अपना पुराना सा स्कूल भी उसने बड़ी ही शान से रोहन को दिखाया। देखो, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ बच्चों को, दोनों ही गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने। और वो देखो, सामने मेरी बुआ अम्मा का घर। हाँ, और वो मेरे नाना नानी का घर। रोहन जैसे सोच रहा था कि उसे कब क्या करना है, अपनी सोच को कैसे अंजाम देना है। पर उसके साथ खड़ी शरण्या तो उससे भी 2 कदम आगे की सोच चुकी थी। आओ जल्दी अंदर आओ, पहले बुआ से मिलते हैं, फिर तुम्हारे नाना के घर चलेंगे। घर में घुसते ही उसने तेज आवाज लगाई, बुआ। इससे पहले कि एक बूढ़ी देह भीतर से पूरी तरह दरवाजे तक आती, शरण्या खुद ही अंदर घुसकर उनसे लिपट गई और उन्हें कई बार चूम चुकी थी। तू फिर आ गई, एक जगह तेरे पैर टिकते क्यों नहीं है शरण्या? अब बड़ी हो गई है, क्या ब्याह के बाद भी ऐसे ही कूदती फांदती फिरेगी यहाँ वहाँ? कपकपाती हुई आवाज से उन्होंने बड़ी धीमी गति से ये वाक्य पूरा किया। हाँ बिल्कुल, जोर से हंसती हुई शरण्या ने मुड़कर रोहन की ओर देखा। खड़े क्या हो, आओ तुम्हें मिलाऊं अपनी बुआ अम्मा से। अम्मा, ये रोहन है, वैष्णवी और शंकर का बेटा। तेरे बाप ने फोन करके बता दिया मुझे सब कुछ। क्या अम्मा? पता था तो क्या, मुझे बात तो पूरी करने देती अपनी। खैर, अब जब तुम्हें सब पता ही है तो मैं रोहन को लेकर पड़ोस वाले घर जा रही हूँ। और इससे पहले कि कोई कुछ सोचे समझे कहे, वो रोहन को खींचकर पड़ोस के घर का लोहे से बना मेन गेट खोल चुकी थी। दादी, चाची, क्या कर रही हो तुम? यूं चिल्लाओ मत, कम से कम तुम आओ ना। दादी, देखो मेरे साथ कौन आया है। चाची, तुम भी देखो ना। रोहन के लिए शरण्या का ये बिल्कुल नया ही रूप था। पागल पता नहीं क्या करने जा रही थी। इससे पहले कि घर के अंदर से कोई बाहर निकलता, बाहर से गेट के अंदर रोहन के नाना जी दाखिल हुए। वो शायद खेत से जल्दी घर लौट आए थे। शरण्या, ये कौन है तुम्हारे साथ? दादाजी, ये मेरी सहेली का भाई है, शहर से आया है गांव के किसानों और खेतों की मिट्टी, फसल वगैरह का रिसर्च करने। बहुत होशियार है। मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि इसकी रिसर्च से गांव के किसानों को बड़ा फायदा होगा। ये कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगा, इसीलिए मैं इसे आपसे मिलाने लाई हूँ। नाना जी ने ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से रोहन को देखा। उसकी आंखों में देखते ही एक अनोखी चमक आ गई, जैसे बरसों से जिसे ढूंढ रहे हों वो उन्हें मिल गया हो। उन्होंने शरण्या की बातों को सुनते हुए हामी भरी और रोहन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बस इतना ही कहा, अच्छा किया तुम इसे यहाँ ले आई। अंदर चलो, अपनी दादी से मिलवाओ। इतने में हाथ मुंह धोकर आता हूँ।
रोहन भी उनके स्नेहिल स्पर्श से जड़ हो गया और जहां का तहां खड़ा रह गया। अरे अब चलो भी अंदर, यहीं क्या खड़े हो। अंदर बैठक में पहुंचते ही जैसे ही सबने उससे घेर लिया, शरण्या पटर पटर करती हुई वही बात अब सबके सामने दोहरा रही थी जो उसने रोहन के नाना जी के सामने कही थी। नानी ने अपनी छोटी बहू को कॉफी और नाश्ता लाने का इशारा किया। क्या देख रही है नानी माँ? नानी, पर शरण्या तो मुझे दादी कहती है। तो क्या हुआ? मुझे तो आप बिल्कुल मेरी नानी जैसी लगती हैं। वो भी बिल्कुल आप जैसी हैं, इसीलिए मैंने आपको नानी कहा। आपको बुरा लगा हो तो? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे कहो, जब तक यहाँ हो। तुम जब चाहे इस घर में आओ। पता है तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, ये मुझे किसी की याद दिलाती हैं। नानी रोहन की आंखों में ही देखती जा रही थी, जैसे उन आंखों के जरिए किसी तक पहुंचना चाह रही हूँ। किसकी याद दिलाती हैं मेरी आंखें? बताओ ना दादी, इसकी आंखें आपको किसकी याद दिला रही हैं? नानी फिर भी रोहन को ही निहारती रहीं और कुछ देर इंतजार करके बोली, मेरी बेटी वैष्णवी की। आखिर वो नानी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर रोहन भाव विभोर हो गया और नानी का हाथ थामकर पूछ बैठा, कहाँ है आपकी बेटी? वो तो 25 साल पहले ही गुजर गई, है ना दादी? शरण्या ने प्रश्न करके रोहन की नानी की आंखों में ताक झांक करने की कोशिश की। उनकी आंखें अतीत में गुम हुए अपनी बेटी के चेहरे को ढूंढ रही थी शायद, और शरण्या के गुजर गए शब्दों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वो इस झूठ जिसे वो बरसों से सच कह रही थी को सुनकर तड़प उठी थी। नानी, आपकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई? कोई एक्सीडेंट या फिर? बात पूरी होती इससे पहले ही लोहे के मुख्य गेट से दो हट्टे कट्टे पुरुष अंदर आए। तुम यहाँ कैसे आई? आवाज में इतनी ऐंठ थी उनके कि कोई भी शक पका जाए। ये प्रश्न उन्होंने शरण्या की तरफ उछाला था। और ये कौन है तुम्हारे साथ? यहाँ क्यों लाई हो इसे? काका, ये ना मेरी सहेली का भाई है रोहन। यहाँ गांव में किसानों और उनकी जीवन शैली पर रिसर्च करने आया है। मैं इसे बुआ अम्मा के साथ साथ दादा दादी से भी मिलाने ले आई। ये दोनों रोहन के मामा थे, जिन्हें शायद ना तो शरण्या का आना पसंद आया और ना ही रोहन का। पर अपने नाना नानी के मन में अपनी माँ की याद को जिंदा देखकर रोहन को बहुत ही सुकून महसूस हुआ। शाम को वो दोनों वापस अपने घर लौट आए थे। बेटा, कैसा रहा वहाँ गांव में? सबसे मिले तुम? उन्हें शक तो नहीं हुआ? सब कुछ ठीक रहा आंटी। नाना नानी से मुलाकात हुई। वो माँ को भूले नहीं हैं अभी। भले ही उस समय गुस्से में उनका श्राद्ध कर दिया हो उन्होंने, फिर भी माँ को याद करते ही उनकी गीली आंखें मुझसे छुपी नहीं रह सकी थीं। इतना कहकर रोहन भी कुछ मायूस होने को था, इसलिए माँ ने तुरंत बात बदली। अच्छा बताओ, कॉफी पियोगे? शरण्या, कॉफी तो बना दो इसके लिए। शरण्या के उठने का इंतजार किए बिना ही रोहन की कही हुई बात उसका दिल भीतर तक चीर गई। आंटी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कॉफी आप बना दो ना। आपके हाथ की कॉफी तो बस गजब है। माँ मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली गई और पीछे पीछे शरण्या भी। तुम क्यों आ गई? नहीं, कुछ नहीं अम्मा, बस देखना था कि आप ऐसा क्या घोलोगी कॉफी में जो उसे गजब बना देगा। माँ को पहली बार अचंभा हुआ उसकी इस हरकत पर। शरण्या की ये हरकत साफ बता रही थी कि वो इस समय अपनी माँ को ही अपनी राइवल के रूप में देख रही थी। उनकी नज़र से ये भी नहीं छुपा था कि उसे अच्छा नहीं लगा था रोहन के मुंह से माँ की कॉफी की तारीफ सुनकर। यहाँ ट्यूबवेल से लेकर वहाँ उस आखिरी खेत तक जितनी भी जमीन है ना, सब हमारी ही है बेटा। अच्छी खासी फसल हो जाती है साल भर में। अब तुम हमें बताना कि हम कैसे और तरक्की कर सकते हैं नई नई तकनीकों से। जी जरूर नाना जी। वैसे मैं तो सिर्फ रिसर्च करने आया हूँ यहाँ, आपसे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है मुझे, पर फिर जितना जानता हूँ उतना जरूर बताऊंगा। नाना जी सुबह से रोहन के कंधे पर हाथ रखकर इधर से उधर खेतों में शान से घुमाए जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रोहन के रूप में उन्हें कोई दोस्त मिल गया है जिससे वो बहुत सारी बात कर सकते हैं। आते जाते लोग उन्हें दुआ सलाम कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि गांव में उनकी बहुत ही इज्जत थी। तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो रोहन? बस 5-6 दिन हूँ यहाँ, फिर वापस जाना होगा मुझे। तुम्हारा आना अच्छा लगा मुझे भी, कुछ दिन और रह लेते अगर समय है तुम्हारे पास। जी जरूर। अरे वहाँ क्या है नाना जी? आओ दिखाता हूँ, आ जाओ। आओ देखो, यहाँ अखाड़ा है। यहाँ गांव के लड़के शाम को कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। तुमने की है कभी कुश्ती? नाना जी ने अपनी सफेद शर्ट की बाजुओं को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, पर आपको देखकर लगता है कि आपने जरूर की है कुश्ती। क्यों? रोहन ने उनके बाजुओं को दबाते हुए कहा।
तो वो गर्व से मुस्कुरा दिए। पूरा दिन नाना जी के साथ गुजार कर शाम को रोहन सरन्या की बुआ अम्मा के घर पहुंचा, जो कि कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहीं जा रही हैं आप? सरन्या कहाँ है? हाँ, हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में? हम सब मतलब कौन कौन? पड़ोस की दमयंती, उसकी दोनों बहुएं, सरन्या, उसकी सहेली गायत्री भी। अब बोलो चलोगे नारी शक्ति के साथ? बुआ अम्मा की हंसी में शामिल होते हुए उसने हाँ में हाँ मिलाई। बुआ बताओ जरा, मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ या गायत्री? बुआ ने स्लो मोशन में चश्मा आंखों पर चढ़ाया और दोनों की बलाएं ले डाली। देखूं तो जरा, अरे मेरी दोनों बेटियों को नजर ना लगे किसी की। सरन्या वाकई दक्षिण भारत की परंपरागत गोल्डन बॉर्डर वाली अब व्हाइट साड़ी और लंबी चोटी में गजरा सजाए बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ पल को रोहन की नजरें सरन्या से मिली तो उसे उस क्लासिक राग की वो पंक्तियां याद आ गईं जो अक्सर सरन्या की माँ गुनगुनाती हैं। दो नैना दो नैना दो नैना तेरे दो मेरे, रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों चली जाती है तू यार? भूल मत, ये अर्जुन नहीं रोहन है। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या? वो तो मैं ये देख रही थी कि ये मुझे क्यों देख रहा है। बस तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि फर्क क्या पड़ता है, तुझे देख रहा है या किसी और को? पहले तू तो एक पाले में ना रहकर क्या बच्चे की तरह एक पाले से दूसरे पाले में फुदक रही है? मतलब क्या है तेरा? तू क्यों परेशान हो रही है भाई? पहले तो इसलिए कि जब से रोहन घर में आया है मैंने एक भी बार तेरे मुंह से अर्जुन का नाम नहीं सुना। और दूसरे, तू मेरी सेटिंग करने वाली थी ना रोहन से, उसका क्या हुआ? ओहो, अब आई ना तू असली बात पर। ये बोलना कि तू उसके लिए पॉजिटिव हो रही है। पॉजिटिव हो मेरी जूती, अब बात का कुछ अता पता ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये तेरे ट्रैक से डाइवर्ट कर रहा है। बात तो सही थी पर जिद्दी सरन्या ये बात मानने वाली नहीं थी। अच्छा चल, सब लोग निकल भी गए मंदिर के लिए और हम यहीं रह गए। साथ चलेगी उसके, तभी तो तेरी बात कुछ आगे बढ़ेगी गायत्री। सरन्या मन में सोचती हुई गायत्री का हाथ खींचते हुए बाहर ले गई। पता नहीं तू अपनी बात आगे बढ़ाएगी या मेरी। अरे इतनी ऊंचाई पर है मंदिर, आप कैसे चढ़ेंगी बुआ अम्मा? और आप भी नानी कैसे चढ़ेंगी? रोहन तो मंदिर की ऊंचाई देखकर ही घबरा गया। बहुत ऊंचाई पर पहाड़ी मंदिर की सिर्फ चोटी दिखाई दे रही थी। आसपास का रास्ता बिल्कुल ही उजाड़ था। मंदिर को जाती सीढ़ियां बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी थीं। हर ओर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था यहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। अरे बेटा, श्रद्धा और आस्था के सहारे तो हम एकादशी को मंदिर में दर्शन करने आते हैं, ये कोई पहली बार थोड़े ही है। कपकपाती आवाज से बुआ अम्मा ने हंसते हुए कहा तो रोहन की नानी भी मुस्कुरा दी। पूजा की थाली रोहन की दोनों मामियों के हाथों में थी। उनके साथ उनका 3 साल का बेटा भी आया था, जिसे रोहन ने सीढ़ी चढ़ना शुरू करने से पहले ही अपने कंधे पर बैठा लिया था। नानी माँ श्रद्धा आस्था, क्योंकि उसे तो वहाँ सिर्फ शरण्या और गायत्री ही नजर आ रही थी। अरे बेटा, मतलब ईश्वर की सहायता से तो इंसान कहीं भी चला जाता है। लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं और सूरदास बिना देखे ही ग्रंथ रच डालते हैं, तो हम बूढ़े लोग मंदिर नहीं जा सकते क्या? रोहन को बात अब समझ आ गई थी। कनाडा में उसने कहाँ किसी को इतनी ऊंचाई वाले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते देखा था भला? और ये क्या, आप नंगे पैर जाएंगी क्या? आपकी चप्पल कहाँ है? बेटा मैं क्या, यहाँ तो सभी नंगे पैर हैं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। रोहन को अब ध्यान आया कि उसके अलावा सभी नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ रहे थे इतनी देर से। वो कभी बुआ अम्मा को सहारा देता तो कभी नानी जी के साथ साथ चलता। यार सच में बड़ा अच्छा है ये तो। एक शब्द मैं बोलूं तो सर्वगुण संपन्न। एक बार फिर पूछ रही हूँ, तू इंटरेस्टेड नहीं है इसमें? मैं जाऊं आगे? हाँ मेरी माँ जा, बिल्कुल जा, साथ साथ। गायत्री रोहन से बात करती हुई आगे चलने लगी और शरण्या सबसे पीछे पीछे चल रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे कुछ सोचती हुई। गायत्री की बात बिल्कुल भी तो झूठ नहीं थी। खुद शरण्या को भी रोहन के आने के बाद से लगने लगा था जैसे कि वो एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास शरण्या की सोच की सुई घूमने लगी है। वो उसको मदद करने को, उसके लिए कॉफी बनाने को, उसके साथ इधर उधर टहलने को और उसे उसके नानी नाना से मिलाने को इस कदर आतुर हो जाती है जैसे कि उसने इसी काम को पूरा करने के लिए बरसों इंतजार किया है। नानी जी और बुआ अम्मा को वास्तव में ईश्वर के प्रति उन्हीं आस्था और श्रद्धा ने बिना किसी थकान के मंदिर तक पहुंचने की शक्ति दी थी। शायद क्योंकि रोहन की दोनों मामी तो थक कर चूर हो चुकी थीं।
नानी ने पूजा के बाद सभी बच्चों की नजर उतारी, फिर सभी को प्रसाद दिया। मैंने तुझे टाइम दिया था उसके साथ अकेले रहने का, कुछ बात हुई? नहीं यार, एक ही बार में क्या बात बननी है, पर अच्छा लगा उससे बात करके। कहना पड़ेगा बंदे में बात तो है यार। वापसी में भी रोहन कभी नानी कभी बुआ अम्मा को सहारा देकर सीढ़ी उतरने में मदद करने लगा। सरन्या अभी भी सोच रही थी, पिछले कितने सालों से वो अर्जुन को जानती है, पर गायत्री ने कभी इस तरह तारीफ नहीं करी। न ही अर्जुन कभी उसके गांव आया और उसके पेरेंट्स से मिला। वो तो बस कॉलेज तक ही सीमित रहा। अर्जुन के साथ बीते समय की सोचों का ये कोहरा भरी दोपहरी में भी इतना घना हो चला था कि सरन्या को सामने की राह पर पड़े कंकर पत्थर नजर नहीं आ रहे थे, और उसका पांव बड़े पैने से कंकड़ पर पड़ा। वो कंकड़ उसके पांव के अंगूठे में कुछ इस तरह गड़ा रहा कि खून की धार सी फूट पड़ी। बड़ी तेज रुलाई फूट पड़ी उसकी, और गिरते गिरते बची, क्योंकि समय रहते गायत्री ने उसे थाम लिया था। रोहन जरा देखो तो उसे, नानी ने रोहन के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। बुआ अम्मा भी उसी को देख रही थी। अंधाधुंध चलती है ये लड़की, आफत है पूरी, जरा देख लो बेटा। गायत्री उसे धीरे धीरे खींच कर ला रही थी। रोहन ने देखा, खून रुक चुका था। वो भी सहारा देकर सरन्या को सीढ़ी उतरने में मदद करने लगा। धीरे धीरे गायत्री और रोहन की मदद से वो तीनों नानी और बुआ की नजरों से काफी दूर निकल आए थे। रोहन ने एक बार पीछे मुड़कर हाँफती हुई पीछे छूट चुकी दोनों बुजुर्गों को देखा, और जब वो नजर नहीं आती तो उसने आओ देखा ना ताओ सरन्या को किसी छोटे से बच्चे की तरह झटके से गोद में उठाया और नीचे की ओर दौड़ चला। पीछे पीछे आवाज लगाती हुई गायत्री भी उतर आई। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने थप्प से सरन्या को सीढ़ी पर बिठा दिया। ये क्या था रोहन, इतनी क्या आफत थी? अगर मैं गिर जाती तो? आफत कैसे नहीं, उधर दो बुजुर्ग औरतें एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियां उतर रही हैं, तो मुझे तो उन्हें लेने जल्दी से जल्दी जाना होगा ना। और वैसे भी तुम गिरी तो नहीं ना? रोहन ने झुककर उसके ठीक चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर ये बात बोली, तो वो कुछ झेप सी गई। गायत्री देख तो इसे, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक कहा, इससे कह दो गायत्री, मैं यहाँ इसे नहीं अपनी नानी को पटाने आया हूँ। ये बात रोहन ने जोर से चिल्लाकर बिना पीछे मुड़े तेजी से सीढ़ी चढ़ते हुए इस अंदाज में कही थी कि उन दोनों सहेलियों की हंसी छूट गई। हद है यार, ये बंदा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हाँ, वो दोनों तब तक पहाड़ी सीढ़ियों के उस ओर देखती रहीं जब तक परिवार के सारे सदस्य आते हुए नजर नहीं आए। रोहन आज खुश था, बहुत, क्योंकि नाना जी ने उसे अपनी जवानी के दिनों का सफेद धोती कुर्ता दिया था पहनने को, जिसे उसने सहज स्वीकार कर लिया था। उसे पहनकर वो उनके साथ अखाड़े की ओर जाने वाला था। ओहो, जच रहे हो तुम इस लिबास में। हाँ, नाना जी ने आज अपने पुराने मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, फोटो एल्बम्स, कपड़े वगैरह सब निकाल कर दिखाए मुझे। तभी मुझे ये भी दिया पहनने को और कहा मुझ पर ये अच्छा लगेगा। रोहन किसी छोटे बच्चे को मुंह मांगी मुराद या खजाना मिल जाने जैसा खुश था इस समय। अब थोड़ी देर में मैं अखाड़े में जाऊंगा उनके साथ। सरन्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे, तुमने मुझे अभी तक इस अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसके लिए तुम मेरे आते ही मुझ पर राशन पानी लेकर चलने को तैयार थीं। उस समय तुम झांसी की रानी की तरह लड़ने मरने को तैयार लग रही थी उसके लिए। हाँ, वो एक हफ्ते के लिए दिल्ली गया है अपने कजिन की शादी में, पर मुझे आए तो 8 दिन हो चुके हैं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं, पर वो आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें उससे मिलने की इतनी बेचैनी क्यों है? दरअसल मैं किसी का उधार नहीं रखा करता। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है मेरे नाना नानी के घर तक मुझे पहुंचाकर, तो मैं भी तुम्हारी जो मदद कर सकता हूँ करूँगा। तुम कहो तो लावण्या या फिर अंकल आंटी से बात करूँ मैं अर्जुन के बारे में? रहने दो अभी। तुमने अर्जुन से अपने आने वाली जिंदगी के बारे में क्लियर बात तो की हुई है ना? सरन्या को चुप देखकर रोहन को अंदाजा होने लगा था कि ये बेवकूफ लड़की अपने ही ख्यालों के बनाए हुए शीश महल में अकेली ही घूम रही है अभी तक। अर्जुन के विचारों का शायद इसे अंदाजा भी नहीं है। पता नहीं इसके ख्वाबों का जब ये महल टूटेगा तो। सरन्या सुबह सुबह स्कूल पहुंच चुकी थी। बारिश का मौसम था, इसलिए केवल 10 बच्चे ही बैठे थे क्लास में। अभी वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को सवाल समझा रही थी कि अचानक पीछे से बच्चों की घुसर फुसर और हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। उसे हमेशा ही इनकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इतने नटखट बच्चे हैं कि बस जब देखो हंसी ठिठोली। सरन्या गुस्से में पलटी।
क्यों हंसी आ रही है इतनी? बाद में सवाल समझ नहीं आएंगे तो फिर बार बार मुझसे पूछने। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही खिलखिलाने की आवाज और तेज हो गई, क्योंकि रोहन बच्चों के साथ टाट पट्टी पर बैठा उनके साथ शरारतें करने में मशगूल था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में एडमिशन के लिए आया था मैडम जी, मुझे भी यहाँ पढ़ना है। अब की बार तो उसके लहजे पर शरण्या भी हंस पड़ी। देखो बच्चों, बाहर कैसे बूंदाबांदी हो रही है। इतने प्यारे मौसम में पढ़ाई नहीं करेंगे? आओ बाहर चलेंगे। कुछ भी कहने सुनने समझने से पहले रोहन बच्चों को लेकर बाहर जा चुका था और बच्चों में शामिल होकर पानी से खेल रहा था। शरण्या साइड में खड़ी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी और सोच रही थी, ये सच में कितना अलग है ना औरों से। कोई घमंड, कोई अकड़ नहीं है इसमें। बच्चों में बच्चा, बुजुर्गों में बुजुर्ग। विदेश में तो कहाँ मिलता होगा इसे ऐसा माहौल। इसीलिए देखो, बारिश के खेल में कैसा पागल हुआ जा रहा है। सच में पागल है, या फिर बच्चा, या फिर एक पागल बच्चा। इसे ऐसे देखते रहना कितना अच्छा लग रहा है। अचानक पानी को हाथ में भरकर रोहन ने उसकी तरफ उछाला तो उसे होश आया। उसका पूरा दुपट्टा भीग चुका था। रोहन की शरारत में उसने आंखें तरेर कर रोहन की ओर देखा तो बदले में रोहन ने भी आंखें तरेर दी। एक बात कहूँ, तुम मुझे इतना सोचा मत करो, तुम्हारे अर्जुन को बुरा लग जाएगा। अच्छा जी, और तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें सोच रही हूँ? तुम्हारी बातूनी आंखों ने ये सब बता देती हैं। पल भर को दोनों की आंखें जैसे अटक कर रह गई थीं एक दूसरे में। रोहन को तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो तुरंत ही अपने बालों के पानी को झाड़ता हुआ तेजी से दूसरी ओर निकल गया, पर शरण्या अभी भी वहीं खड़ी थी। उसका फोन बजे जा रहा था। हेलो, हाँ यार, मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन पर। अभी तो तेज बारिश है, तुमसे शाम को मिलता हूँ। बस इतना कहकर शरण्या फोन बंद कर चुकी थी। अर्जुन के आने से उसे खुशी होनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों उसका मन भारी था। स्कूल खाली हो चुका था। उसने भी उसी भारी मन से अपना पर्स उठाया और घर की ओर चल दी। रोहन आज अंकल के साथ डिनर के बाद टहलने चला गया था। दिन भर की हल्की फुल्की बौछारों के बाद मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। रोहन, तुम्हें अपने प्लान में कितनी कामयाबी मिली बेटा? अब तो वापसी का भी समय नजदीक आ रहा होगा ना? कब का टिकट है? वापसी का कोई टिकट ही नहीं है अंकल। आपको शायद लावण्या ने बताया नहीं, मेरी मम्मी और बहन संडे की फ्लाइट से यहाँ आ रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि संडे से पहले ही नाना जी को सब बता दूं, जिससे उन्हें कोई धक्का ना लगे। हाँ, बताना तो उन्हें होगा ही। जितना जल्दी बताओ उतना ही अच्छा ही है। वैसे शरण्या ने मुझे बताया कि तुम्हें लेकर उनका व्यवहार बहुत ही पॉजिटिव है। बिना सच्चाई जाने भी बहुत पसंद करने लगे हैं वो लोग तुम्हें, खासकर तुम्हारी नानी और मामियाँ। हाँ अंकल, औरतों का दिल मोम की तरह होता है, इसीलिए बहुत जल्दी पिघल जाता है। रोहन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आने वाले 4-5 दिनों में कैसे मौका निकाले सबको सच बताने का। क्या सबको सामने बैठा के ये बात बता दे कि वो कौन है, यहाँ क्यों आया है, या फिर पहले सिर्फ नानी को बताए और उनसे मदद लेते हुए बाकी सबको अपना परिचय दे। क्या अर्जुन, तुम कल शाम मिलने वाले थे ना मुझसे, फिर आए क्यों नहीं? पता है मैंने तुम्हारे कॉल का कितना इंतजार किया। अरे यार, बारिश देखी थी कल कितनी थी। अच्छा, आज मिलो मुझसे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अच्छा सुनो, मैं रोहन को भी साथ ले आऊं? बताया था ना मैंने तुम्हें, वो कनाडा से आया है जो। ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं अर्जुन की ये कैसी बेफिक्री थी जो शरण्या को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन रोहन का नाम सुनकर चौंका नहीं, उसे जलन भी नहीं हुई। क्या सच में अर्जुन इतना खुले विचारों का था, या फिर कोई और बात जो शरण्या को समझ में नहीं आई थी अभी? शरण्या जरा भी देर किए बिना रोहन को ढूंढती हुई उसके नाना जी के घर पहुंची। वो वहां उस समय नाना जी के साथ बैठा बात कर रहा था। शरण्या ने आओ देखा ना ताओ उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे पलंग से उठा दिया। रोहन, जरा चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे पर कहाँ, देख तो रही हो तुम कि नाना जी से इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, उठो तो सही तुम। रोहन ने लाचारी से नाना जी का मुंह ताका, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। चले जाओ रोहन, वरना तुम्हारा हाथ इस जिद्दी लड़की के साथ चला जाएगा और तुम यहीं रह जाओगे। रोहन ने उस समय कुछ नहीं कहा, पर बाहर आते ही अपना हाथ झटक कर छुड़ाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? अभी मैं नाना जी से किसी न किसी बहाने मम्मी की बात छेड़ने वाला था कि तुम जबरदस्ती। अच्छा सॉरी ना,
पर मुझे तुम्हें अर्जुन से मिलवाना था। वो मुझसे मिलने वाला है थोड़ी देर बाद। हम अभी गांव के बाहर जो कस्बा है ना, वहां चलेंगे। तुम देखना, आज मैं उसे बताने वाली हूँ कि वो जल्दी ही कुछ सोचे, वरना पापा तो मेरी शादी की बातें कई जगह चला रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। रोहन का नाना जी के पास से उठकर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्या करता। सरन्या ने भी तो उसकी कितनी मदद की है। अब बदले में अर्जुन तक उसके मन की बात को पहुंचाकर उनके रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद तो करना बनता ही था ना। अच्छा चलो, पर वैसे तुम इतने दिन बाद मिल रही हो उससे। अच्छा होता पहले अकेले मिल लेती, फिर मुझे किसी और दिन मिलवा देती उससे। अरे कुछ नहीं होता, फिर गायत्री भी तो चल रही है हमारे साथ, तो तुम भी चलोगे तो क्या हुआ। सरन्या, अगर कुछ नहीं होता तो एक काम करते हैं, कुछ और गांव वालों को भी ले चलते हैं अर्जुन से मिलाने। इतना कहकर रोहन अपने सिर को झटकते हुए आगे आगे चलने लगा। रास्ते में गायत्री भी मिल गई। फिर वो तीनों लोग लोकल बस में बैठकर कस्बे की ओर चल पड़े। मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे। वे लोग एक छोटे से रेस्तरां में पहुंच गए। रास्ते भर सरन्या अर्जुन की बातें ही करती रही थी और गायत्री से भी उन बातों पर हामी भरवाती रही थी। पता नहीं वो इन बातों से अर्जुन और अपने प्यार को साबित करके रोहन को तसल्ली दे रही थी या खुद को। रेस्तरां में अर्जुन काफी देर के बाद आया था। पहली नजर में वो काफी सुलझा हुआ समझदार लड़का लगा रोहन को। शक्ल सूरत क्वालिफिकेशन को देखते हुए परफेक्ट कहा जा सकता था उसे। एक औपचारिक सी हाय हेलो के बाद वो अपने कजिन की शादी के किस्से सुनाने में लग गया। सरन्या ने रोहन से आंखों ही आंखों में पूछा कि उसे अर्जुन कैसा लगा। सुनो, लड़का अच्छा है, मेरी मानो तो अभी ही बात कर लो। तुम्हारे पापा सच में काफी जोर शोर से तलाश कर रहे हैं लड़का, फिर उसे भी तो अपने परिवार को मनाने के लिए समय चाहिए होगा ना। रोहन ने कोहनी मारकर सरन्या के कान में ये बात फूंक दी और उन्हें बात करने का मौका देने के लिए खुद गायत्री को इशारे से उठाकर बाहर ले गया। क्या हुआ रोहन, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुम देख नहीं रही कि सरन्या अर्जुन से बात करना चाह रही है अकेले में, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर बुला लिया। तुम्हें लग रहा है रोहन कि इस पागल लड़की को उसकी बात का पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? मेरी मानो तो अंदर ही चलो, इससे पहले कि कोई तमाशा खड़ा हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो गायत्री? क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन इससे प्यार नहीं करता? अर्जुन इससे प्यार करता है या नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अर्जुन से प्यार करती है। तुम पागल हो क्या? जिस दिन से यहाँ आया हूँ मैंने इसके मुंह से अर्जुन का ही नाम सुना है। बल्कि दूसरे दिन तुम दोनों मेरे पास आई थी इसीलिए कि बता सको कि मुझे सरन्या किसी और से प्यार करती है और उसका नाम अर्जुन है। गायत्री कुछ देर के लिए चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी। इससे पहले कि गायत्री कुछ कहती, अर्जुन और सरन्या बाहर उनके पास ही आकर खड़े हो गए। कुछ देर अर्जुन ने फॉर्मली बात की सबसे और फिर सरन्या की तरफ मुस्कुराकर देखता हुआ बोला, चल बाद में बात करता हूँ तुझसे, अब तो तेरा ही सहारा है। ये बात समझ में तो नहीं आई रोहन और गायत्री को, पर सरन्या की चुप्पी और भीगी आंखें देखकर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई पानी से भरा हुआ ओवरलोडेड बादल बरसने की जगह फटने को तैयार है। और ये बादल सिर्फ फटेगा नहीं, बल्कि फटकर सैलाव की तरह बहेगा और आसपास की सारी चीजें बहाकर ले जाएगा अपने साथ। अर्जुन के जाते ही सरन्या तेज तेज कदम बढ़ाती हुई गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर कदम बढ़ाने लगी। अरे अरे रुक तो, पैदल ही चलेगी क्या? अरे सुन ना, रिक्शा कर लेते हैं, सुन तो सही। पर सरन्या ने ना सुनना था ना सुना। वो अपने पीछे पुकारते हुए दोनों शख्सों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए इतनी तेज चली कि फिर उसने गांव पहुंचकर ही दम लिया। अंदर जाते ही उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए, शायद अकेले में रोने के लिए। पर क्यों, बेचारे रोहन और गायत्री के पास उसके कमरे से बाहर आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर सरन्या तो अब तक बाहर नहीं आई और फिर आती तो सीधा अपने स्कूल चली गई। रोहन के लिए ये अलग मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। वो उसे ऐसे मायूस छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था और उससे बात करने के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं कर पा रहा था। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो वो गायत्री से मिलने चल दिया। उसका घर पास में ही था और वो खुद भी शायद उसी से मिलने के लिए घर से निकल रही थी। अरे अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। कहीं जा रही थी क्या? तुमसे ही मिलने आ रही थी। बात हुई, कुछ बताया उसने कि कल क्या हुआ था? नहीं, मैं रात भर इंतजार करता रहा पर वो अपने कमरे से बाहर आई ही नहीं और जब सुबह दिखाई दी तो मुझे इग्नोर करके स्कूल चली गई। गायत्री गहरी सोच में थी कि हुआ क्या होगा और अर्जुन इस सोच में था कि कल गायत्री क्या कहते कहते अचानक रुक गई थी।
पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल क्या कहने वाली थी तुम? क्या तुम्हें पहले ही पता था कि अर्जुन उसे प्यार नहीं करता? शायद नहीं, ये सच है कि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, स्कूल में कॉलेज में साथ पढ़े हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं एक दूसरे की। पर रोहन, प्यार इस सबसे कहीं ज्यादा होता है ना? मैं अभी भी नहीं समझा। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में सबका चहेता है, बहुत फ्रेंडली भी है, सबकी हेल्प भी करता है। पर रोहन, वो जो भी करता है सबके लिए करता है, सिर्फ शरण्या के लिए नहीं। अगर मैं भी उसे कुछ कहूँ, कहीं साथ चलने को कहूँ, तो भी करेगा मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन शरण्या ने उसके अभी फ्रेंडली बिहेवियर को हमेशा प्यार समझा है, तो तुमने उसे कभी रोका क्यों नहीं? क्यों कहा उसे कि वो अपने मन की बात बता दे उसे? रोहन को कुछ ठीक से अभी भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे कई बार समझाया, पर वो कभी नहीं मानी। इसीलिए मैंने उसे कहा कि डायरेक्ट बात करे उससे, क्योंकि हो सकता था कि मैं गलत हूँ। बल्कि तुम्हें सच सच एक बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है, क्या वो खुद भी अर्जुन से प्यार करती है, या ये भी सिर्फ दोस्ती ही है? क्या मैं पूछ सकता हूँ मैडम गायत्री कि तुम्हें अब ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए रोहन, क्योंकि शरण्या का बचपन बहुत अकेलेपन में बीता है। लवन्या उससे 10 साल बड़ी थी, वो उसकी बहन कम, माँ ज्यादा थी। कोई भाई नहीं, कोई कजिन नहीं, कोई मेल फ्रेंड नहीं था उसका। यहाँ तक कि अंकल का भी सपोर्ट नहीं था उसे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ऐसे में जब अर्जुन की एंट्री उसकी लाइफ में हुई, तो उसके जीवन में मेल फिगर की जो कमी थी वो पूरी हो गई। शायद उसे ही उसने अपनी लाइफ का प्यार समझ लिया, पता नहीं क्यों। पर अंकल ने भी अर्जुन को लेकर कभी कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिसे कि शरण्या ने उसकी तरफ से परमिशन समझ लिया। पर फिर भी मैंने कभी इतना खुश, इतना क्लियर, इतना संतुष्ट नहीं देखा, जितना कि गायत्री के कहते कहते चुप हो जाने पर रोहन ने उसे सवालिया नजरों से घूर कर देखा। मेरा मतलब, उसे कभी मैंने इतना खुश नहीं देखा जितना कि लोग अक्सर प्यार में होते हैं। उसे कभी अर्जुन के लिए जेलस नहीं देखा, उसके लिए बेचैन नहीं देखा, उसके लिए परेशान नहीं देखा, जैसा कि वो तुम्हारे लिए रहती है। इतना कहकर वो रोहन के चेहरे पर आते हाव भाव गौर से देखने लगी। रोहन ने गायत्री की इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कि उसे खुद भी ये सारी बातें पता थीं। क्या वाकई वो जानता था कि गायत्री की इस बात में दम है, सच्चाई है? क्या उसे पता था कि उसके साथ शरण्या की खुशी दोगुनी हो जाती है? उसकी परेशानी में वो अपना खाना पीना, स्कूल जाना तक भूल जाती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।